अक्सर मूवीज़ के अंदर, शोज़ के अंदर, टीवी सीरीज़ के अंदर हर जगह ये चीज़ दिखाई जाती है कि अगर आपको कोई जगह बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रही हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हो कि आपको ये जगह ले लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डार्क पास्ट उस जगह के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आज की हमारी दिल्ली के हॉन्टेड फ्लैट की जो ये रियल हॉरर स्टोरी है, ये भी इसी ओल्ड स्कूल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग एल्स। एंड आई डोंट थिंक आपने ऐसी कोई स्टोरी बहुत टाइम से सुनी भी होगी। विशाल अपनी स्टोरी शुरू करते हुए बताते हैं कि वो रमेश नगर के आसपास में रहा करते थे जब उनकी जॉब नहीं लगी थी। उसी जगह में बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहा करते थे, लेकिन फिर उनकी स्कूलिंग, उनका सब कुछ, कॉलेज वगैरह, इवन MBA तक भी कंप्लीट हो गया था। एंड विशाल को एक डिसेंट पेइंग जॉब में मिल गई थी 40-50,000 रुपीज़ की स्टार्टिंग। लेकिन विशाल को एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती थी कि उनको जाना पड़ता था सीधा साउथ दिल्ली के अंदर अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए। एंड वो लिखते हैं कि ट्रैवलिंग उनका फोर्टे दिल्ली जैसे शहर में भी रह के कभी भी बना नहीं है। उनको ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली मेट्रो के अंदर जो भीड़ होती है उससे उनको बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है एंड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है पब्लिक प्लेसेस के अंदर ट्रैवल करना। इसी वजह से स्टार्टिंग के दिनों में विशाल बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जब उनको अपने घर से सीधा साउथ दिल्ली तक जाना पड़ता था। ये मान लो कि करीब 1-1.5 घंटा तो उनका वन साइड सिर्फ ट्रैवलिंग तक ही लग जाया करता था। ये मान लो कि उनके रोज के 2.5-3 घंटे तो सिर्फ ट्रैवलिंग के अंदर ही चले जाया करते थे। कुछ टाइम तक तो विशाल ये सब चीज़ें झेलते रहे जब तक उनका ट्रेनिंग फेज चल नहीं रहा था, लेकिन फिर उनके लिए चीज़ें अनबेरेबल हो गई थी। उन्हें ये था कि उनको फिक्स्ड अपनी सैलरी मिलना शुरू हो जाए एंड वो आसपास की जगह के अंदर एक फ्लैट देखकर वहीं पर ही रहना शुरू कर देंगे रेंट के ऊपर। एंड काफ़ी सारे लोग जब इंडिपेंडेंटली कमाने लग जाते हैं तो ऐसा करते भी हैं। सो देयर इज़ नो बिग डील। ऐसा करना वॉज डेफिनेटली अ मैच्योर डिसीजन। आपके काम को भी ज़्यादा फायदा ही होता है इस चीज़ से। तो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद में जिस कंपनी के अंदर वो काम करने जाते होते थे, वहां पर से फाइनली उनको फिक्स जॉब मिल जाती है। विशाल अपनी सर्च शुरू कर देते हैं साउथ दिल्ली की जगहों के अंदर कोई फ्लैट ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी, लाइक हौस खास एंड साकेत एंड व्हाट नॉट। विशाल बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पिकी हैं इन सब चीज़ों में एंड वो बहुत जल्दी से उन्हें कोई जगह ऐसे पसंद नहीं आती। लेकिन मालवीय नगर में ज़रूर एक ऐसा फ्लैट था जो बारी बार उनके दिमाग के अंदर घूमता रहता था एंड सबसे पहले वही फ्लैट उन्हें दिखाया भी गया था। लेकिन विशाल थोड़ा सा स्केप्टिकल थे उस फ्लैट को लेकर, क्योंकि वो जो फ्लैट था सेमी फर्निश्ड टाइप का था। वहाँ पर चीज़ें थी काफ़ी हद तक एंड उसका रेंट था सिर्फ 10,000 रुपीज़। इवन मैं भी दिल्ली रहा हूँ अपने कॉलेज के टाइम में, मैं अपने गंदे से रूम के लिए जिसके अंदर एक अटैच बाथरूम था सिर्फ एंड एक बेड लगा हुआ था, उसके लिए 14,000 रुपये देता था। एंड मेरा वो रूम भी राजौरी गार्डन के पास में ही था। एंड साउथ दिल्ली जैसी जगह में 10,000 के अंदर एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलना, वो भी 1 BHK का, इट इज़ डेफिनेटली सम मिरेकल। तो स्केप्टिकल थे विशाल कि शायद ये जो बिल्डिंग है ये बहुत अच्छे से नहीं बनी होगी या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती होंगी पानी बिजली वगैरह की, इस वजह से यहाँ पर रेट कम है या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली विशाल की कहानी माउंट ब्लैक के ऊपर फीचर हो रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कि बिजली पानी की समस्या नहीं थी, यहाँ पर समस्या कुछ और ही थी। वीडियो देखते रहिए, समझ जाओगे। विशाल जब वो फ्लैट फाइनल कर देते हैं, सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं, पेपर वर्क पूरा कर देते हैं, तो कुछ ही दिन में वहां पर अपना जो भी बेसिक सामान है शिफ्ट करके रहना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो अपनी जगह के काफ़ी ज़्यादा पास आ गए थे, करीब 2-3 मेट्रो स्टेशन दूर ही था उनका ऑफिस, तो उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई थी। सिर्फ आधा घंटा कुछ की रह गई थी 2.5 घंटे से सीधा, विच वॉज अ गुड रिलीफ फॉर हिम। विशाल लेकिन ये जरूर बताते हैं कि उन्हें ये वाला कन्वीनियंस तो जरूर हुआ कि उनका ऑफिस पार हो गया, लेकिन जो चीज़ उन्होंने सोची थी कि वो चैन से यहाँ पर रह पाएंगे, वो अकेले रहने के बावजूद भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। विशाल का जब यहाँ पर सिर्फ पहला ही दिन था, तब रात के टाइम में अचानक उनके किचन की जो टूटी थी वो अपने आप ऑन हो जाती है। विशाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। वो पानी बंद करके आते हैं एंड वापस आकर सो जाते हैं। विशाल जब वापस आकर अपने बेड पर लेटे, उन्होंने वापस जब अपने ऊपर कंबल वगैरह ओढ़ा, तो जैसे ही कंबल उन्होंने अपने ऊपर लगाया तो उन्हें एकदम से शैडो के अंदर लगा कि कोई खड़ा है उनके सामने, लाइक पूरी ब्लैक सिलुएट सी एक फिगर उनको ऐसा लगा कि उनके सामने खड़ी है। ये नज़ारा देखकर वो एकदम शॉक हो गए एंड एकदम अपने बेड के ऊपर शॉक होकर ही बैठ गए। उन्होंने लाइट ऑन करी लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। विशाल को लगा कि वो थके हुए हैं तो इस वजह से उनको ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये तो जस्ट शुरुआत थी उनके हॉन्टेड सफर की। अगले दिन वापस ऑफिस से आने के बाद में विशाल जब नहाने के लिए जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनके जो मिरर है उसके ऊपर किसी का हैंड प्रिंट छपा हुआ है एंड वो जो हाथ था किसी बड़े इंसान का नहीं था, काफ़ी छोटा, लाइक
6-7 साल के बच्चे का वो हैंड प्रिंट लग रहा था। विशाल ने इवन उस हैंड प्रिंट को क्लीन करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो क्लीन ही नहीं हो रहा था। रात में जब वो वापस आते हैं कुछ घंटों बाद में अपने बाथरूम के अंदर ब्रश वगैरह करने, फ्रेश वगैरह होने, तो वो देखते हैं कि वो हैंड प्रिंट अब वहाँ पर था ही नहीं। कहीं ना कहीं विशाल को हल्का हल्का ये आइडिया हो रहा था कि ये जगह उनको सस्ते में क्यों मिली है। आई टोल्ड यू स्टोरी के पीछे का जो क्रक्स है वो काफी ओल्ड स्कूल है, बट स्टिल इट फिट्स वेरी वेल इन दिस एरा ऑल्सो। थर्ड डे फिर से विशाल के लिए चीजें और भी ज्यादा अजीब होना शुरू हो जाती है। थर्ड डे दिन के टाइम में तो उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात के टाइम में जब फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था ना कि एक सिलुएट फिगर से उनको महसूस हुई थी अपने बेड के बिल्कुल सामने, वैसा ही फिर से उनको कुछ महसूस होता है। लेकिन उनके जो बेडरूम के अंदर विंडो लगी हुई थी जहां पर्दे थे, उसके पास में उन्हें वो फिगर खड़ी हुई फील होती है। वो फटाफट अपने लैंप्स की लाइट ऑन करते हैं एंड वहां पर अगेन कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट्स वापस से ऑफ करी तब फिर से उन्हें वो चीज फील हो रही थी। तो लाइट्स वापस ऑन किए बिना ही वो पूछते हैं कि कौन है वहां पर, तुम मेरे से क्या चाहते हो, क्या यहाँ पर कोई छुपके से मेरे साथ में रहने की कोशिश कर रहा है। विशाल को इतने में ही किसी छोटे बच्चे की एकोइंग साउंड अपने दिमाग में सुनाई देती है, जो उसको पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो, तुमसे पहले मैं यहाँ पर रहता होता था और अब तुम अगर मेरी जगह पर आए हो तो तुम्हें मेरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। विशाल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके दिमाग में ये सब चीजें उससे कैसे सुन रही हैं, लेकिन वो कामली लेता है सब चीजों को एंड डरता नहीं है बहुत ज्यादा। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सामने से उसको फिर से अपने दिमाग के अंदर वो एकोइंग नॉइसेस आने लग जाती हैं कि पहले बताओ कि तुम मेरे दोस्त बनोगे या नहीं। तो विशाल पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा तो क्या तुम मुझे कभी हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे या फिर तुम मेरे साथ में प्यार से रहने की कोशिश करोगे। तो सामने से उसको जवाब मिलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। विशाल एग्री कर देता है एंड वो जो फिगर उसे नोटिस हो रही थी शैडोज के अंदर, वो भी वहां से चली जाती है। वो जो बच्चे की शैडो ही सी फिगर थी, कभी भी उसे दिन के समय में या फिर ऐसी किसी भी जगह पर नहीं दिखाई देती थी जहां पर बहुत तेज रोशनी हो, लेकिन जहां पर भी लाइट नहीं जग रही है एंड वहां पर अगर विशाल जाया करता था तो हमेशा उसे वो फिगर फील होती थी वहां पर खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अंधेरे के थ्रू वो बच्चे की स्पिरिट विशाल को ट्रैक कर रही है या फिर उसके साथ में रहने की कोशिश कर रही है। विशाल ने उसके साथ में जो घटना हो रही थी घर पे अपने अभी बिल्कुल भी शेयर नहीं करी थी, बिकॉज उसे ऐसा कोई हार्म या डर भी नहीं लग रहा था ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए। एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए भी खुश था कि उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द सैलरी सिर्फ रेंट में नहीं जा रही है। वो अभी भी यहाँ पर रहने के बावजूद कुछ सेविंग्स भी कर पाता था, अपने ऊपर कुछ पैसे भी खर्च लेता था। ऐसा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर यहाँ पर कोई उसके साथ में स्पिरिट भी रह रही है तो, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि जो स्पिरिट है ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एंड उससे हार्म नहीं करेगी। वो स्पिरिट अगर उससे बीच बीच में बात करने की कोशिश करेगी तो वो भी कर लेगा, क्या ही बड़ी बात है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, 3-4 दिन बीत जाते हैं। रात में इनकी थोड़ी बहुत बात होने ऐसे लग जाती है। वो स्पिरिट अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे खेलता होता था, यहाँ पर मेरा ये दोस्त था, ये ऐसे, इस घर के अंदर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं एंड इसी वजह से मेरे को अभी तक भी यहीं पर ही रहना पसंद है। एंड कोई भी आता है तो हर बार मेरे से बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन मैं कभी किसी को डराना नहीं चाहता। विशाल ये सब बातें सुनते उसकी तरफ एम्पैथी दिखाता है कि हाँ आई नो कि कुछ लोग अचानक से ऐसे अनएक्सपेक्टेड सा तुम्हें देखकर डर जाते होंगे एंड एक बार को तो मैं भी नर्वस हो गया था, लेकिन जब तुमने मुझे अपने बारे में बताया एंड जब तुमने अपनी पहली बार मेरे को प्रेजेंस शो करी ढंग से एंड मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे दोस्त बनकर हमेशा रहेंगे। जैसे विशाल ने ये बात बोली तो आगे से कोई भी रिप्लाई उससे नहीं आता है, विच वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि रात के टाइम में उनकी अच्छी खासी बात होती थी, लेकिन अब कोई रिप्लाई नहीं आया। तो विशाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा, वो अपना दिमाग एकदम शट ऑफ करके सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि उसके किचन के अंदर जितने भी यूटेंसिल्स उसने रखे हुए थे सारे बिखरे पड़े हैं नीचे। विशाल ये नज़ारा देखकर फटाफट से कोई ऐसी जगह ढूंढता है अपने फ्लैट के अंदर जहाँ पर एकदम अंधेरा हो। वहाँ पर जाने के बाद वो उस स्पिरिट को कॉल आउट करता है एंड बोलता है कि क्या तुमने ये सब चीज़ें करी है। एंड वो बोलता है सामने से कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें करी हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने कल रात को बोला था
कि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था, नर्वस हो गया था तुम्हें देखकर, जबकि मैंने तो अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाई थी, तो तुम नर्वस क्यों हो गए थे। तो विशाल उसे बातों में समझाने की कोशिश करता है कि लाइक मैं ऐसे कहने का मेरा मतलब नहीं था, ये वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि अगर उसे उसकी किसी बात का बुरा लगा हुआ तो। एंड लास्ट में कुछ मीठी मीठी बातें करके विशाल उसे मना लेता है। विशाल कह तो रहा था कि वो उसके साथ में रहने में कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत बार उसके खुद के लिए भी ये चीज़ एक जंप स्केयर बन जाती थी, उस स्पिरिट का उसके साथ में रहना। हर बार हम किसी भी जगह से निकलते हैं तो बिजली बचाने के लिए हम लाइट पंखा तो सब बंद करके ही निकलते हैं ना, तो जैसी वो चीज़ें बंद करता होता था अपने काम से फ्री होके, तो अचानक से वो फिगर अपने सामने नोटिस करके किसी भी इंसान को एकदम से डर तो लगेगा ही। इवन तो विशाल काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू होने की कोशिश कर रहा था इस चीज़ के, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मिसमैच अभी भी था। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं भगवान ही जानते हैं सिर्फ, लेकिन उसकी हरकतें दिन पर दिन थोड़ी अजीब होती हुई जा रही थी, उसकी बातें भी इवन अजीब होती हुई जा रही थी। विशाल के साथ में वो पहले तो एकदम बच्चों जैसी बातें करता होता था जो उसे भी करना ठीक लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी डार्क एंड नेगेटिव वाइब वाली बातें उसके साथ करने लग गया, जैसे किसी को मारने की या फिर किसी को सज़ा देने की एंड ऐसी सब बातें, जो विशाल के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स ही देता था कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट खुद से खुश रह सकें। विशाल देखता है कि वो जो हैंड प्रिंट्स कभी एक टाइम पे उसके सिर्फ शीशे पे उसे दिखाई देते थे, अब घर की दीवारों पर ब्लैक हैंड प्रिंट्स जो कि हटते भी नहीं होते थे किसी भी क्लीनर से, वो जो है प्रकट होने लग जाते थे जब भी वो सुबह उठता था। ऐसा लगता था कि रात में कोई बहुत ही ज्यादा केओस मचा कर जाता है उसके फ्लैट के अंदर। तो वो उसे वापस से कन्फ्रंट करता है रात में, वो बोलता है कि हमें अपनी जगह को अच्छे से साफ रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे गंदा करना चाहिए, तुम कभी कोई चीज़ बिखेर देते हो, कोई चीज़ तोड़ देते हो या कोई चीज़ फैला देते हो, एंड आई थिंक हमारी जगह है, हमें साफ करके रहनी चाहिए। एंड ये चीज़ सुनकर शायद उस स्पिरिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे विशाल ने ये चीज़ बोली तो उसके बेडरूम की जो ट्यूबलाइट थी वो एकदम से टूट जाती है, एंड विशाल ये समझ गया था शायद स्पिरिट को उसका ये टॉकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन विशाल बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड उसमें और ज़्यादा हिम्मत नहीं थी उससे बात करने की, उसको कन्फ्रंट करने की, तो वो सो जाता है। एंड सोते टाइम उसके साथ में एज सच कुछ भी नहीं हुआ था फॉर्चुनेटली, लेकिन जब वो सुबह उठा तब उसकी पूरी की पूरी घर की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। अलग अलग जगह पर मकड़ी के जाले थे, मिट्टी डस्ट से वो पूरा भर चुका था, दीवारों पर हैंड प्रिंट्स थे उस बच्चे के, किचन पूरा उसने फैला रखा था, पूरे घर का पानी भी खत्म हो चुका था क्योंकि उसने गुस्से में शायद कोई ना कोई टैप ऑन छोड़ दिया होगा। विशाल को ये सब नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। विशाल जब अपने फ्लैट को छोड़ता है तो वो यही बोलता है कि अगर तुम मेरे को सच में अपना दोस्त मानते हो एंड तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती का कुछ मूल्य है, तो जब तक मैं वापस आऊँगा तुम इस जगह को एकदम साफ कर दोगे, एंड अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा एंड हमारी दोस्ती भी तोड़ दूंगा। विशाल जब वापस आता है तो सरप्राइजिंगली उसे वो जगह एकदम साफ मिलती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है स्पिरिट के उस गेस्चर से एंड उसे अप्रिशिएट भी करता है अपनी रात वाली टॉक्स के अंदर। लेकिन इस रात वो जो आत्मा थी बहुत ही अजीब चीज़ विशाल से पूछती है जो कि विशाल को भी बहुत ज़्यादा डरा कर रख देती है। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब विशाल बहुत ज़्यादा डर गए थे। वैसे ही जैसे इनकी बातें होती थी वैसे ही हो रही थी। बातें करते करते बीच में वो स्पिरिट विशाल को बोलती है कि देखो मैंने अपनी दोस्ती को प्रूफ करने के लिए तुम्हारा कहना माना, लेकिन तुम भी हमारी इस दोस्ती को प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा भी एक कहना मानना पड़ेगा। विशाल बहुत पोलाइटली पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। तो वो स्पिरिट उसे बोलती है कि विशाल उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड वो हमेशा विशाल के साथ में ही रहना चाहता है। तो विशाल बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब तक हूँ, लेकिन जब तक भी मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूंगा एंड तुम भी मेरा अच्छा ध्यान रखोगे, मेरे को बस इतना ही पता है। लेकिन वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि नहीं, तुम्हें भी अब हमारी दोस्ती को प्रूफ करना होगा जैसे मैंने किया तुम्हारे लिए। तो विशाल गुस्से में बोलता है कि तुमने ही पहले सब कुछ खराब किया था एंड उसको अगर तुमने समेट भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एकदम अच्छा हो गया अचानक से। जो चीज पहले होनी ही नहीं चाहिए थी तुमने वो करी एंड देन उसको सही किया, विच डजंट मीन कि तुमने पहली बार में ही
सही किया। स्पिरिट ये चीज सुनकर गुस्से में वापस विशाल से पूछती है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो या नहीं। तो विशाल बहुत ज्यादा स्ट्रमर करते हुए बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि विशाल को भी ये चीज फील हो गई थी कि शायद उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। जब छोटी छोटी बातों पर इतना कुछ हो जाता है तो ये तो शायद बुरी लग गई होगी उसे। तो वो स्पिरिट बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, चाहे हमारे बीच में कितनी भी दिक्कतें आए हम उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में आना पड़ेगा। विशाल ये चीज़ सुनकर एकदम चुप हो जाता है, उसके दिमाग से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो स्पिरिट उसे बहुत ज़्यादा ऑप्शन देती है। वो बोलती है कि तुम चाहो तो इसी 3rd फ्लोर से कूद कर मेरे साथ में हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं भी तुम्हारी इस चीज़ के अंदर मदद कर सकता हूँ, एंड दोस्ती के खातिर मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि 1 सेकंड भी तुम्हें दर्द का महसूस भी नहीं होने दूंगा। विशाल ये चीज़ सुनते ही अपने बेड से भागता है, सीधा अपनी बाइक की तरफ नीचे जाता है एंड अपनी बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि उसके बाइक के पीछे थोड़ा सा भार है। वो समझ गया था कि घर से निकलने के बावजूद भी वो उस जगह से, वो उस स्पिरिट से फ्री नहीं हुआ है। वो अपने साइड मिरर में नोटिस भी करता है कि उससे वैसे ही एक ब्लैक शैडोई फिगर जैसे ही कोई भी अंधेरे वाली जगह आती है बैठी हुई नजर आ रही थी। वो स्पिरिट उसके दिमाग में बोले जा रही थी कि तुम मेरे से ऐसे पीछा नहीं छुड़वा सकते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुमने एक्सेप्ट किया था कि तुम मेरे दोस्त हो एंड मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, एंड तुम्हें अब ये दोस्ती निभानी ही पड़ेगी, या तो तुम पहले ही एक्सेप्ट ना करते। विशाल बहुत ज्यादा पैनिक में भी था, गुस्से में भी था, डर में भी था, बहुत सारे इमोशंस वो एक साथ फील कर रहा था। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानता, अगर तुम मेरे को सच्चा दोस्त मानते होते तो मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से जीने देते, मुझे मारने की धमकियां नहीं देते। वो कहते मैं तुम्हें मारने की कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। ये सब बातें चलती रही। विशाल सीधा साउथ दिल्ली से अपने मम्मी पापा के घर रमेश नगर वापस चला जाता है, अपना दरवाज़ा खटखटाता है, उनको फ़ोन करता है, वो उन्हें अंदर करता है एंड थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करता है। वो समझ जाते हैं एंड देन आगे कोई पंडित वगैरह बुलाकर उन्होंने काफ़ी 1-1.5 महीना तक लगातार हवन वगैरह करे उस जगह में, एंड न जाने कितनी सारी होली चीज़ें ट्राई करी उस स्पिरिट को विशाल की ज़िंदगी से निकालने के लिए। इन दी एंड विशाल की लाइफ धीरे धीरे बैक टू ट्रैक हो तो गई थी, लेकिन उस जगह से विशाल का जो सामान भी पड़ा था वो भी उन्हें लाने में डर लगता होता था। उन्होंने जगह तो अपनी बदल ली थी, लेकिन वो सामान भी लाने में इसलिए डर लगता था बिकॉज विशाल को यह था कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिट आज भी उनसे नहीं तो उनकी चीज़ों से तो जुड़ी हो सकती है। तो इसी वजह से वो वहीं पर ही सारा सामान छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते कि उनका कितना नुकसान होगा कितना नहीं, एंड अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है जिसके अंदर कोई फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश कर रही हो कोई स्पिरिट, एंड देन सडनली चीजें ऐसे टर्न अराउंड हो जाएं? वेल, अगर करिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया ना, सच में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड एंड ऐसे डिप्रेस सा फील कर रहा था बिकॉज अभी मेरी लाइफ में कुछ भी वर्क अराउंड कर नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो कमेंट्स पढ़ के सब ने इतने लंबे लंबे कमेंट्स करे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, एंड मैंने हर कमेंट रीड करा है, लिटरली हर कमेंट। शायद मैं सबको रिप्लाई ना कर पाया हूँ, लेकिन रीड मैंने सारे करे हैं एंड आई लव यू ऑल सो मच। आई जस्ट कांट एक्सप्रेस मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ आप लोगों को अपनी साइड ऐसे देखकर। अभी कुछ टाइम में बहुत डिफरेंट टाइप की ऐसी हॉरर स्टोरीज पर फोकस करने की कोशिश करूंगा, एंड लेट्स सी कि आप लोगों को पसंद आती है नहीं। बीच बीच में मैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन वीडियो भी डाल दिया करूंगा देखने के लिए कि वो आप लोगों को कैसी लगती है। अंटिल देन आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।